हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पिछला लेक्चर में देख चुके थे कि स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस क्या होता है। उसको बहुत अच्छा तरीक़ा से समझे थे और आज हम लोग देखने जा रहे हैं। पिछला लेक्चर में तो मेरा चैप्टर 1 जो है था सो कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आज कार्नोट इंजन है। अब हम लोग कार्नोट इंजन किसको कहते हैं, ये क्या होता है। तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि इंजन जो होता है वो क्या करता है, तो वो अब हीट लेकर किसी चीज़ से एनर्जी लेकर, जैसे में हम लोग पेट्रोल से गाड़ी चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, पेट्रोल लेकर वो वर्क डन में बदलता है जिससे गाड़ी चलती है। उसी तरह बहुत ऐसी चीज़ है। आज हम लोग कार्नोट इंजन पढ़ने थे, तो इसमें क्या होगा, ये कार्नोट इंजन है, ये अभी तक डिज़ाइन नहीं हुआ है, प्रैक्टिकल में नहीं हुआ है, बट इसको पढ़ा जा रहा है। इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में बोलें तो ये डिज़ाइन नहीं हुआ है। और इसका जो इफ़िशियंसी है वो सब आयन इंजन से इसका इफ़िशियंसी ज़्यादा होता है। तो कार्नोट इंजन किसको कहते हैं? कार्नोट इंजन उसको कहते हैं जो हीट एनर्जी को ऐसा प्रैक्टिकल एनर्जी अरेंजमेंट जो हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर दे मैकेनिकल वर्क डन में। और लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन का जो रहता है सो बहुत कम रहता है, 25%, 5 से 25% के लगभग में रहता है। लेकिन कार्नोट डिज़ाइन किया ये आइडियल हीट इंजन, ऐसा हीट इंजन जो प्रैक्टिस में बहुत मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है। मैक्सिमम एफिशिएंसी कार्नोट इंजन का होता है। अब इसका कुछ कंपोनेंट है। इसका कंपोनेंट जो कार्नोट इंजन का है वो 4 होता है। क्या क्या होता है, तो पहला होता है सोर्स, दूसरा होता है सिंक, तीसरा होता है स्टैंड और चौथा होता है एक सिलेंड्रिकल वायर। तो पहले कार्नोट इंजन तो समझ लिए क्या होता है। अब हम लोग इसका कंपोनेंट देख रहे हैं, तो इसका सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं। तो इसका फिगर बनाने के लिए पहले जिस तरह बना रहे हैं उसी तरह फिगर बनाना है। ये एक मेरा हो गया सिलेंडर, जिसमें हम ये मेरा एक हो गया सिलेंडर, और इसमें एक पिस्टन हम रख देते हैं जो क्या है, नॉन कंडक्टिंग है। इसमें एक पिस्टन रख देते हैं, ये नॉन कंडक्टिंग नहीं, सॉरी, ये कंडक्टिंग होगा। जितना भी है ये कंडक्टिंग है। ये हो गया पिस्टन, इसमें हो गया ये सिलेंडर, और इसमें हम एक परफेक्ट गैस भर देते हैं, जो आइडियल होता है परफेक्ट गैस, वो इसमें भर देते हैं। और इसका जो बॉटम है ये नॉन कंडक्टिंग है। अरे क्या है इसमें भरा, परफेक्ट गैस, परफेक्ट गैस। और ये वो कंपोनेंट सोर्स होता है, एक सोर्स ले लेते हैं। अब सोर्स किसको कहते हैं, तो सोर्स किसको कहते हैं, जिसका टेम्परेचर बहुत हाई हो। सोर्स किसको कहते हैं, जिसका टेम्परेचर हाई हो। एक स्टैंड ले लिए, ये मान के चलिए कि स्टैंड है। और स्टैंड क्या होता है, इसमें टेम्परेचर नहीं होता है, इंसुलेटेड होता है, नॉन कंडक्टिंग होता है, इंसुलेटेड होता है। और एक ले लिए हम लोग सिंक, एक हम लोग लेते हैं सिंक। अब सिंक में क्या होता है, इसका टेम्परेचर बहुत कोल्ड होता है। मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर T2 केल्विन है, ये बहुत कोल्ड रहता है। इसका नाम सिंक हुआ। सिंक क्या होता है, कोल्ड होता है। और सोर्स क्या होता है, ये हॉट बॉडी होता है। अब सोर्स किसको कहते हैं, ये सोर्स जानिए गए बोल रहे हैं कि ये एक हॉट बॉडी होता है जो जिसका टेम्परेचर जो होता है सो हाई टेम्परेचर होता है, लेकिन कांस्टेंट रहता है।
और इसमें इतना टेम्परेचर हाई रहता है कि अगर इससे कुछ टेम्परेचर ले भी ले तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मैं कि समुंदर में इतना पानी है, अगर उससे कुछ पानी लेंगे तो समुंदर को कुछ फर्क पड़ेगा। उसी तरह का सोर्स में इतना हाई टेम्परेचर रहता है कि इसमें कुछ टेम्परेचर ले भी ले तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सिंक इतना ठंडा रहता है कि इसको कुछ टेम्परेचर दे भी दे तो भी इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इस दोनों को रिजर्वायर भी कहते हैं। और स्टैंड क्या है, ये एक नॉन कंडक्टिंग प्लेटफॉर्म है, परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग प्लेटफॉर्म है। और ये सिलेंडर है जिसमें वाल जो है वो जो कंडक्टिंग है एंड जो इसका बॉटम है वो कंडक्टिंग है। इसका जो बॉटम है वो परफेक्टली कंडक्टिंग है, लेकिन इसका जो इसका वाल्स जो है सो नॉन कंडक्टिंग है। पहले बताए थे कि इसका वाल्स नॉन कंडक्टिंग रहना चाहिए, लेकिन जो इसका बॉटम है वो कंडक्टिंग है। और इसको फिटेड कर और इसमें एक पिस्टन फिट कर दिए हैं, नॉन कंडक्टिंग ही है, पिस्टन भी फिट किए हैं, ये भी नॉन कंडक्टिंग है। इसका वाल तो नॉन कंडक्टिंग है, ये है इसका बॉटम कंडक्टिंग है, लेकिन जो इसमें पिस्टन फिट किए हैं वो भी नॉन कंडक्टिंग है और फ्रिक्शन लेस है, इसमें फ्रिक्शन नहीं लगता है। अब हम लोग मान लिए कि इसमें 1 मोल ऑफ गैस परफेक्ट गैस भरा है जो मेरा वर्किंग सबस्टांस के रूप में काम करता है। वर्किंग सबस्टांस इसमें ले लिए। अब बोलें कि सोर्स एंड सिंक को रिजर्वायर कहते हैं, ये हम लोग का हो गया कंपोनेंट। अब हम लोग को देखना है कि इसका साइकिल जो घूमता है वो किस तरह घूमता है। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, तो इसमें सबसे पहले इसमें मान लेना है कि टेम्परेचर जो इनिशियल स्टेट में है इसका टेम्परेचर T1, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 है, मान लेते हैं इनिशियल स्टेट में। अब जब इसको उठाकर जब हम सोर्स में रखेंगे, इसको सबसे पहले इसको उठाकर सोर्स में रखेंगे, इसको प्लेस सोर्स में करेंगे तो क्या होगा, इसका भी टेम्परेचर T1, इसका भी टेम्परेचर T1। जब इसको यहाँ रखेंगे और पिस्टन को धीरे धीरे स्लोली मूव करेंगे ऊपर, और जब स्लोली ऊपर मूव करेंगे तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम में वृद्धि होगा। अगर कोई चीज़ को अगर ऊपर उठाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ये फिक्स है। अब जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका जो प्रेशर है क्या होगा, घटेगा, क्या कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर साथ में टेम्परेचर भी घटेगा। लेकिन हम बोलें कि सोर्स में इतना टेम्परेचर है कि इससे कुछ टेम्परेचर ले लिया, इसमें कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन अपना टेम्परेचर इसको लेकर एक कांस्टेंट ही रखा। इसलिए इसमें जो होता है सबसे पहले इसमें क्या हुआ, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रह गया, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हुआ। तो इसमें किस में होता था, तो आइसोथर्मल में होता था। याद करो आइसोथर्मल हम लोग पढ़ाए थे, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में होता था कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता था और प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करता था। यहाँ भी प्रेशर और वॉल्यूम चेंज कर रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, तो ये क्या हो गया आइसोथर्मल। बट ये वॉल्यूम का क्या होगा, बढ़ रहा है, मतलब वॉल्यूम जो एक्सपेंशन कर रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया, हम जब इसमें रखेंगे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ। और अब फिर सोर्स से इसे उठाकर, सिलेंडर को सोर्स से उठाकर अब स्टैंड में रख दिए। तो स्टैंड में तो नॉन कंडक्टिंग है, इसमें टेम्परेचर नहीं है, और यहाँ रख के एकदम तेज़ी से पिस्टन को ऊपर खींचे, एकदम तेज़ी से। और जब तेज़ी से ऊपर तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, अच्छा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम जब बढ़ेगा प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। अचानक तेज़ी से जब खींचेंगे और टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर भी घट जाएगा। मान लेते हैं कि टेम्परेचर घट के T1 से T2 हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया, वॉल्यूम जो है सो इसमें वॉल्यूम घट के कितना हो गया, मान के चलिए वॉल्यूम घट के P2 हो गया और वॉल्यूम बढ़ के V2 हो गया। अब यहाँ से टेम्परेचर T2 हो गया, प्रेशर वॉल्यूम मान के चलिए V3 हो गया, प्रेशर P3 हो गया। जब इसमें रखेंगे तो अब इसमें अब याद करो कि तीनों किस में चेंज करता था, तीनों चेंज करता था, वॉल्यूम भी, प्रेशर भी, टेम्परेचर भी किस में चेंज करता था, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में तीनों चेंज करता था, वॉल्यूम भी, प्रेशर भी, टेम्परेचर भी। लेकिन इसको तेज़ी से ऊपर की ओर उठाया, मतलब क्या हुआ, उसमें वॉल्यूम में एक्सपेंशन हुआ, तो इसका नाम पड़ गया एडियाबेटिक एक्सपेंशन। और
फिर इसको उठाकर स्टैंड से सिलेंडर को उठाकर सिंक में रख दी। अगर इसको स्टैंड से उठाकर सिंक में रख दिए तो क्या हो गया, इसका टेम्परेचर T2 हो गया था। अब जब इसमें रखेंगे तो अब क्या करना है, अब धीरे धीरे कंप्रेस करना है, क्योंकि पूरा फैल चुका है। जब इसको कंप्रेस करेंगे तो जब कंप्रेस करेंगे इसको अचानक तो क्या होगा, धीरे धीरे इसको कंप्रेस करेंगे, और जब कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम घटेगा, और जब वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ T2 है, टेम्परेचर यहाँ T2 है, ठीक। और जब यहाँ धीरे धीरे जब कंप्रेस करेंगे तो हम लोग जान रहे हैं कि इसमें इतना टेम्परेचर लो रहता है कि अगर इससे कुछ टेम्परेचर T2 जो है इसको दे भी दिया तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो इसमें टेम्परेचर T2 दे दिए, तो कोई फर्क पड़ा नहीं। तो जब T2 यहाँ दे दिया, प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम घट गया, तो हम लोग सिंक में क्या हो गया, कंप्रेस कर रहे हैं और टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, क्या चेंज हुआ, प्रेशर और वॉल्यूम, तो क्या होगा, आइसोथर्मल। लेकिन इसमें क्या होगा, कंप्रेस कर रहे हैं तो हो जाएगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब फिर सिंक से उठाकर फिर स्टैंड में रख देंगे। अब फिर जब सिलेंडर को सिंक से में था भी, अब सिंक से उठाकर कहाँ रखेंगे, स्टैंड पर, और जब स्टैंड पर रखेंगे तो क्या होगा, और फिर तेज़ी से जब कंप्रेस करेंगे, इतना कंप्रेस करेंगे, यहाँ इतना कंप्रेस करेंगे कि फिर इनिशियल स्टेट पहुँच जाए। मतलब इतना कंप्रेस करेंगे फिर इनिशियल स्टेट पहुँच जाए। इसका मतलब क्या हो, यहाँ जब ऐसे हुआ तो इसका मान लेते हैं वॉल्यूम V4 और प्रेशर P4 हो गया, टेम्परेचर T2 ही रहा। अब इतना इसको कंप्रेस करेंगे तेज़ी से कि इसका फिर वॉल्यूम इनिशियल स्टेट हो जाए, मतलब टेम्परेचर T1 हो जाए, प्रेशर P1 हो जाए और वॉल्यूम V1 हो जाए। अगर फिर से कंप्रेस करेंगे तो इतना कंप्रेस करेंगे जो पहले था वही हो जाए। तो हम लोग देख लिए कि इसका 4 प्रोसेस होता है, चारों प्रोसेस को समझ लिए। अब इसी चारों प्रोसेस को लिखना और वर्क डन निकालना है। तो प्रोसेस 1 में क्या किए थे, सबसे पहले प्रोसेस 1 में हम लोग किए थे कि सबसे पहले इसका फिगर पहले बना लेते हैं। अब समझे तो उसको फिगर बना लेते हैं, और फिगर से फिर हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ। तो पहले सबसे पहले प्रोसेस 1 में क्या हुआ, क्या है, आइसोथर्मल हुआ। पहले इसको पीवी डायग्राम पता है, पीवी डायग्राम बताए थे। पीवी डायग्राम में प्रेशर किस में लेना है, तो याद होगा कि प्रेशर हम लोग हमेशा लेते थे वाई एक्सिस में, और वॉल्यूम लेते थे किस में, एक्स एक्सिस में। तो पहला स्टेप में क्या बोलें कि जब सिलेंडर को सोर्स में रखेंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन घटेगा, लेकिन सोर्स से लेके वो कांस्टेंट कर लेगा और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। और प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इसमें घटेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा। तब मान के चलिए प्रेशर घट रहा है, और जब प्रेशर घट रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि प्रेशर हल्का घटा और वॉल्यूम बढ़ गया। तो क्या हो गया, मान के चलिए कि इसमें प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था। मान लेते हैं कि पॉइंट ये है और ये पॉइंट B है, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रेशर P2 V2, और लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज हुआ, बताओ, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, T2। अब दूसरा प्रोसेस में क्या था, दूसरा प्रोसेस में था कि हम सोर्स से अब सिलेंडर को किस में रख रहे हैं, स्टैंड में, और स्टैंड में तेज़ी से मूव कर रहे हैं। और जब तेज़ी से मूव कर रहे हैं तो तीनों चेंज हो रहा है। तो तीनों जब चेंज हो रहा है तो क्या होगा, अचानक तेज़ हो रहा है तेज़ी से, तो इसमें क्या होगा, एडियाबैटिक में एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। मतलब जो इसमें होगा तो क्या होगा, हल्का चेंज हुआ, लेकिन पूरा हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, लगभग हॉरिजॉन्टल होगा। मान लेते हैं पॉइंट C है, और यहाँ प्रेशर भी चेंज होगा, P3 मान लिए, वॉल्यूम चेंज होगा, मान लिए थे V3, यहाँ P3 V3, और टेम्परेचर भी चेंज हो गया, क्या कि इसमें तेज़ी से मूव कराए थे। अब मान लेते हैं कि इसमें जब देखिए, अगर हम कोई चीज़ को अगर उठाते हैं, मान के चलिए यहाँ इसको उठाएं, तो इसमें हीट भी प्रोड्यूस हुआ। अब हीट कैसे प्रोड्यूस हुआ, अगर कोई चीज़ को अगर हम बोलें कि इसमें टेम्परेचर में जब इस सोर्स को रखे थे और सोर्स जब इसमें आया तो क्या हीट, इसका जो टेम्परेचर T1 था लेकिन घट गया था कुछ, इससे कुछ लिया था। तो ये सोर्स से जितना हीट लिया, हीट कितना लिया, मान के चलते हैं कि Q1 इसमें हीट लिया, Q1 हीट लिया। अब एडियाबैटिक में इसको हम तेज़ी से मूव करवाएं तो ये चेंज हो गया,
अब फिर इसको कंप्रेस कर रहे हैं, अगर फिर कंप्रेस करेंगे तो वर्क करेंगे, और वर्क करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगा, फिर पता है हम लोग को। तो जब ये फिर चेंज होगा तो प्रेशर क्या होगा इसमें, अगर वॉल्यूम मान के चलिए यहाँ जब इसको कंप्रेस किए तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर कंप्रेस करने पर वॉल्यूम घटेगा और प्रेशर बढ़ेगा, मतलब वॉल्यूम घटेगा तो वॉल्यूम इधर घटेगा, और वॉल्यूम जब घटेगा और प्रेशर बढ़ेगा तो मान के चलिए इधर से आ गया, मान के चलिए यहाँ जो आया सो डी हो गया, और यहाँ प्रेशर भी घट गया, वॉल्यूम घट गया, प्रेशर बढ़ गया और टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। अब फिर यहाँ से क्या होगा, फिर से हम बोले फिर स्टैंड में रख के तेज़ी से कंप्रेस करेंगे, इतना कंप्रेस करेंगे कि फिर इनिशियल स्टेट हो जाए और एडियाबेटिक कंप्रेशन हो जाएगा, कि तीनों चेंज कर जाएगा। और जब एडियाबेटिक कंप्रेशन करेंगे तो फिर इसको जब कंप्रेशन करेंगे तो इसमें हीट प्रोड्यूस हुआ, इसमें कितना हीट हुआ, जब इसको Q1 हीट लिए और सिंक में कितना दे दिए, सिंक मान लीजिए कि T2 टेम्परेचर कर लिया, तो T2 टेम्परेचर दे दिए, यानी यहाँ से Q1 हीट लिए और इसको ट्रांसफ़र कर दिए किसमें, सिंक में। इसमें कुछ वर्क किया, उसके बाद जितना बचा मान के चलिए Q2 बचा, और Q2 हम ट्रांसफ़र कर दिए सिंक में। इससे क्या हुआ कि सोर्स से हीट लिए, उसको वर्क डन में हम कन्वर्ट किए कुछ भाग को वर्क में, और फिर जितना हीट बचा उस सिंक को दे दिए। अब यहाँ से फिर कंप्रेस करेंगे, फिर इनिशियल स्टेट पहुँच जाएगा। जब इनिशियल स्टेट पहुँच जाएगा तो इसमें क्या होगा, जब इसमें क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर जब बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा फिर से। यानी ऐसा यहाँ फिगर बनना चाहिए कि दिखना चाहिए कि प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम घट रहा है कर्व में। यानी फिर से यहाँ हो गया, ये क्या हो गया, एडियाबेटिक कंप्रेशन, ये क्या हो गया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये क्या हो गया, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ये क्या हो गया, आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये क्या हो गया, एडियाबेटिक कंप्रेशन। अब सबसे पहले प्रोसेस 1 को समझते हैं। वैसे इसको फिर हम मान लेते हैं कि एरिया निकालने के लिए नीचे सभी को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। अब जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सारा का, तो मान लेते हैं यहाँ EFGH है, और प्रोसेस 1 में आइसोथर्मल है, इसका वर्क डन निकालना है। तो याद कीजिए कि वर्क डन का फार्मूला क्या होता था, तो कितना वर्क डन करेगा, जितना हीट लिया, हीट कितना लिया था, हम लोग जानते हैं कि हीट, पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या जानते थे बताइए, कि जितना हीट हुआ वो वर्क डन किया और इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ। लेकिन जब इसमें इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ है बताइए, ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहता है आइसोथर्मल में क्या होता था, आइसोथर्मल में डायरेक्ट Q बराबर W होता था, जितना हीट लिया डायरेक्ट सारा वर्क डन में कन्वर्ट कर देता था। हम लोग देखे थे आइसोथर्मल में, जो नहीं देखे होंगे लेक्चर वो कृपया प्लीज़ देख के आइएगा यहाँ, इस तभी समझ आएगा। तो हम लोग वर्क डन भी निकाले थे एक्सपेंशन के लिए। तो वर्क डन कितना होता है, मान लेते हैं W1 वर्क डन किया। अब एक्सपेंशन में वॉल्यूम कहाँ से चेंज किए, सो पहले देखिए V1 से V2 चेंज किया, तो वॉल्यूम मान लेते हैं V1 से V2 चेंज किया। और वर्क डन का फार्मूला क्या जानते थे, PdV होता है, ये जानते थे डिफ W बराबर PdV। लेकिन जब इंटीग्रेशन हटाएं तो ये हो गया, लेकिन इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे वर्क डन में, कितना निकला था, उसको फिर से हम यहाँ निकाल सकते हैं। प्रेशर को आइडियल गैस करके PV बराबर RT ले लेके यहाँ से P बराबर हो जाएगा RT/V, उसको पुट करेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर आ जाएगा। लेकिन हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे, क्या है कि कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसको निकालिए लेते हैं, हटाइए चलिए तुरंत। तो 1 मोल गैस के लिए क्या होता है, PV बराबर RT, यानी कि प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा RT/V। और जब इसको यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा V1 V2 RT/V, V यहाँ RT/V dV। अभी RT बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा RT बाहर, तो क्या हो जाएगा V1 V2 dV। अब जब इसको dV/V, अब जब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log E V, कहाँ से V1 से V2। अब इसको जब एथी करेंगे तो क्या हो जाएगा RT। लेकिन यहाँ टेम्परेचर कितना है T1, याद रखिएगा T1 टेम्परेचर है, ये नहीं भुलाइएगा, और ये भुलाइए तो मतलब गया। मान लेते हैं टेम्परेचर T1 है और वॉल्यूम कितना है, चलिए वॉल्यूम भी ये भी लीजिए, तो RT1 हो जाएगा यहाँ
क्या कि T1 टेम्परेचर लेना पड़ेगा, क्या कि टेम्परेचर यहाँ T1 है। तो RT1 log, अब जब लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले V2 आएगा फिर माइनस log V1 होगा, लेकिन log का प्रॉपर्टी से यहाँ V2/V1 हो जाएगा। अभी हम लोग को क्या देगा, अगर वर्क डन अगर निकालेंगे तो क्या देता है, आइसोथर्मल में ही कर्व है और इसका एरिया देता है। तो मतलब इसका किसका एरिया देगा, EABG का एरिया देगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABG का एरिया देगा ही। अब प्रोसेस 2 समझते हैं इसका। प्रोसेस 2 आखिर क्या कहता है। प्रोसेस 2 जो है इसका एडियाबेटिक एक्सपेंशन था। अब प्रोसेस 2 में इसका वर्क डन क्या होगा, मान लेते हैं अब प्रोसेस 2 समझते हैं, ठीक। प्रोसेस 1 समझ आ गया, अब प्रोसेस 2 समझते हैं हम लोग। अब प्रोसेस 2 में समझने के लिए वर्क डन कितना होगा, तो मान लेते हैं कि वर्क डन W2 का, क्या कि इसने हीट थोड़ी दी है, कहीं सोर्स से लिया ने सिंक को दिया, एडियाबेटिक है, ये स्टैंड में था, तो इसको वर्क डन मान लेते हैं कि क्या होगा, इसका भी एक्सपेंशन होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। अब ये कहाँ से कहाँ चेंज किया था, तो देखिए कि V2 से V3 चेंज किया, तो इसको ले लेते हैं कि चेंज किया कहाँ से कहाँ, तो V2 से V3 चेंज किया। अभी जब V2 से V3 चेंज किया और इसका भी हो जाएगा क्या, PdV। लेकिन इसका निकालने के लिए हम लोग को बहुत लंबा वर्क डन देखे थे कि कितना लंबा हो गया था, तो इसको प्लीज़ वर्क डन का ये थी देख लीजिएगा। यहाँ हम डायरेक्ट इसका यूज़ करते हैं और उसको आर करने के लिए बोल लेते हैं, तो इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट हो जाता है कि R1 माइनस गामा T2 माइनस T1 होता है। T2 माइनस T1 का कि टेम्परेचर बाद का T2 और पहला T1, ये डायरेक्ट होता है, इसमें वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट हो जाता है। आप देखिएगा कि पिछले हम वर्क डन निकालने वो देखिए के आइएगा, तभी समझ आएगा मेरे भाई ये लोग, वरना समझ नहीं आएगा। ये किसका एरिया देगा, तो यहाँ देखिए इसका किसका एरिया देगा, यहाँ E कर्व है, BC कर्व है, और जब BC कर्व है तो क्या देगा, इसका एरिया BCHG का एरिया देगा। ये किसका एरिया देगा, ये एरिया देगा एरिया ऑफ BCHG। HG का एरिया देगा। अब हम लोग प्रोसेस 3 को समझते हैं। प्रोसेस 3 में क्या कहा था, एडियाबेटिक कंप्रेशन था, आइसोथर्मल कंप्रेशन था। अब आइसोथर्मल कंप्रेशन देखिए, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, लेकिन यहाँ वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज कर रहा है, V3 से V4 चेंज कर रहा है। मतलब V3 से V4 चेंज कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, वर्क डन ये किसके बराबर हो जाएगा, प्रोसेस 3 में Q2 हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, W3 के बराबर हो जाएगा। और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, माइनस PdV होता है, चेंज कर रहा है कहाँ, V3 से V4, लेकिन बोलेंगे माइनस क्या लगा, तो हम लोग जानते हैं कि कंप्रेशन हो रहा है, तो कंप्रेशन के चलते हम माइनस लगाएं। और हम लोग का अभी फिर निकालेंगे, इसको निकालने थे कि क्या होता है, PV इज इक्वल टू RT, लेकिन यहाँ RT2 होगा, यानी P इज इक्वल टू RT2/V हो जाएगा। अब जब इसको यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्रेशर V3 से V4 RT2/VdV। अब यहाँ से अगर RT2 को बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट है, और 1/V RT2 बाहर चले गया, तो बचा क्या 1/V, और 1/VdV का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log EV V3 से V4, और इसका क्या हो जाएगा माइनस RT2, और इसको जब अगर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा log E V4/V3, क्या कि पहले V4 पुट होगा, फिर माइनस लगेगा और V3 होगा, लेकिन log के प्रॉपर्टीज V4/V3 होगा, और जब माइनस अंदर की ओर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, log E V3/V4 होगा कि नहीं होगा, होगा। अभी किसका एरिया देगा, तो देख लेते हैं इसको PV डायग्राम में। हम लोग PV डायग्राम में इसमें एरिया देता है CDEH का देता है, ये एरिया किसका देता है, CDEH का, ये किसका एरिया देता है, CDFH का देता है। सो CDFH
CDFH, तो ये किसका एरिया हो जाएगा? एरिया ऑफ CDHF ये इंडिकेटर डायग्राम में हो जाएगा। लास्ट प्रोसेस बच गया है मात्र W3, और W3 का कंप्रेशन हो रहा था तो इसमें भी माइनस पड़ेगा, लेकिन ये कहाँ से चेंज हो रहा था? V4 से V1। आप देख सकते हैं फिगर में V4 से V1 में चेंज हो रहा है, और ये भी एडियाबेटिक था तो PDB, और जब भी एडियाबेटिक में चेंज हो रहा है तो इसका भी डायरेक्ट क्या हो जाएगा? R/1 माइनस गामा। यहाँ क्या हो जाएगा? तो बाद वाला टेम्परेचर पे लिखा था, यानी T1 माइनस T2 होता है, लेकिन यहाँ माइनस है, ये माइनस, और जब ये माइनस अंदर की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा? R-1 माइनस गामा T2 माइनस T1। और किसका एरिया देगा? तो एरिया देगा, देख लीजिए पीवी डायग्राम में किसका एरिया देगा? तो ये ADFE का देगा, ADFE का एरिया देगा, एरिया ऑफ ADFE। अब हम लोग चारों वर्क डन निकाल चुके हैं, यहाँ W4 होगा। अब हम लोग चारों वर्क डन निकाल चुके हैं, तो अब हम लोग टोटल वर्क डन निकालेंगे कि इस प्रोसेस जो हुआ है, साइकिल जो हुआ, उसमें टोटल कितना हुआ, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? टोटल वर्क डन मान लेते हैं कि W है, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? W1 प्लस W2। अब कंप्रेशन हो रहा है तो माइनस W3 कंप्रेशन के चलते और प्लस माइनस W4 कंप्रेशन के चलते। अब हम लोग देखें कि W2 और W2 और W4 तो बराबर है, और जब ये बराबर है और यहाँ W2 और W4 बराबर है तो कट जाएगा आपस में, प्लस माइनस है, तो जब W2 W4 बराबर है तो टोटल वर्क डन जो होगा किसके बराबर हो जाएगा? W1 माइनस W3। यहाँ ये क्या है? W2 बराबर W4। अब ई क्या बता रहा है कि W1 माइनस W3 किसको बता रहा है? तो यहाँ देखें, अगर हम एडियाबेटिक वाला हटा दें, मान के चलिए ये एरिया जो है, ये एरिया को और इस एरिया को अगर हम घटा दें तो कुल टोटली किसका एरिया बचेगा? किसका एरिया बचेगा? W1 माइनस W3 था, अब W1 हो रहा है इसमें और W3 हो रहा है इसमें, तो टोटल जो बचेगा उसको क्या बचेगा? एरिया ऑफ ABCD का एरिया बचेगा, कि इधर हट जाएगा, कट गया, तो डायरेक्ट एरिया किसका बचेगा? इसका एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD। वर्क किया W1 माइनस W3, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं? Q1 हीट सोर्स से लिया था, Q2 सिंक को दे दिया, तो बच्चा जितना वो कितना किस में काम किया? तो वर्क डन में काम किया। तो नेट अमाउंट ऑफ हीट कितना बचा उसके पास? नेट अमाउंट ऑफ हीट बचत Q1 माइनस Q2, यानी जो नेट हीट बचा वो क्या बचा? Q1 लिया और Q2 दे दिया, तो नेट अमाउंट ही बचा। लेकिन फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या जानते हैं कि वर्क डन बराबर जो होता है सो क्या होता है? वर्क डन बराबर होता है Q2 हीट प्लस इंटरनल एनर्जी, तो यहाँ 0 है, उसका कोई जिक्र ही नहीं है। जब इंटरनल एनर्जी 0 है तो क्या हो जाएगा? Q1 माइनस Q2। ये मेरा टोटल वर्क डन निकल चुका है। अब इसके आगे इफ़िशियंसी निकालना है, तो इफ़िशियंसी निकालने के लिए भी आगे बहुत चीज़ करना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, तो आज यहीं तक रखते हैं। अगला वीडियो में देखेंगे अगला चीज़, आगे क्या होता है नहीं होता है, इसे अगला वीडियो में देखेंगे। वर्क डन तक हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक। यहाँ देख चुके हैं कि क्या होता है। सो हीट लिया, हीट सोर्स से लिया, सिंक को दिया। अगर हम अच्छा समझा पा रहे होंगे आप लोग को तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपके लिए लगे हुए हैं, आप भी सपोर्ट कीजिएगा तो ही आगे बढ़ पाएगा। थैंक यू।